Hello and a very warm welcome. This is Adil Yusuf Butt reporting for the News Cradle. And it's a news series in conversation with Adil. It's a talk show. As we say, potential possible. We'll be bringing meaningful and healthy dialogues, conversations to the show from across the walks of life, from Jammu and Kashmir and from the Union of India as well. And today I'm being joined by Aga Syed Ruhullah Mahdi, former legislator, minister, Jammu and Kashmir government, and prominent member of Jammu Kashmir National Conference. So many congratulations for coming to the show. Many thanks to you, sir, for joining us. Thank you for having Very me. thankful. I mean, in this COVID, you accepted an invitation, and we wanted to be physical and face to face, but due to COVID, we have to go with the virtual mode. Thank you so much for joining again. I understand. Yes, sir. Thanks again for joining us. Yeah. So I wanted this conversation to be in English, but as we know that Jammu Kashmir and most probably the Kashmir region, we would like to have in Urdu and English as well, as we say, need persistence on. So are you comfortable in both the languages, sir? Absolutely. As because your opinion matters and we want maximum audience to listen you, and because our viewers wanted to listen your opinion because you have been very much on the show and very much on the affairs of the state as well. So we want you to be very much good with the two languages, sir. Thank you so much. Pleasure. I'll try my best. Shall we start, sir? Please do. And my first question is that ki Article 370 और 35A को अगर हम देखें 1.5 साल से जायद हो चुका है. इस 1.5 साल के वक्त के दौरान एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक अपनी बेबाक आवाज रखने वाले आगा रुहुल्लाह मेहदी इस चीज को कैसे देखते हैं? Where do we stand with the abrogation and where do you see after 1.5 years has passed away? Where do you stand with it? Do you want me to speak in English for this answer or Urdu? Whichever is possible for you, sir. I think Urdu अगर हम उर्दू में ही करेंगे तो बेहतर रहेगा. ठीक है. देखिए 370 और 35A से ज्यादा अहम जो है वो 370 है. 35A जो है उसको हम अगर डिस्कोर्स में ज्यादा ना लाए, क्योंकि जब 370 आपके पास नहीं है तो 335A बेमाने बनता है. 35A as a separate article, it does not exist with separation from 370. तो 370 के बारे में मैंने जितना मैं कह सकता था, जितना मैं इस बारे में जो मेरा यकीन है, जो मेरी सोच है, मैंने वो पिछले 1-1.5 साल से, जब से हम हाउस डिटेंशन से हमारे साथी और मैं रिलीज हुए और जब से भी इंटरनेट यहाँ पे शुरू हुआ और इंटरेक्शन करने का जो मौका मिला, मैंने सोशल मीडिया पे भी और जर्नलिस्ट हजरात जो आप जैसे दोस्त हैं उनके साथ इंटरेक्शन में भी बारहा ये बात जो है वाज़ेह की है. 370 छीनना और जिस तरीके से हमसे छीना गया, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो हमसे छीना गया, ये एक आईनी नाइंसाफी नहीं, जुल्म है, ज्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ. 370 जो है वो एक इंडियन पार्लियामेंट का, सोवरेन पार्लियामेंट का आपको दिया हुआ एक वादा है, जिस वादे की बुनियाद पे हमने हिंदुस्तान के साथ उस जमाने में इल्हाक किया. इल्हाक की बुनियाद जो है वो कुछ पैरामीटर्स पे हुआ. इल्हाक जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है और उसको जो हासिल किया गया टर्म्स एंड कंडीशंस पे हासिल किया गया. तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 370 की तारीखी अहमियत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. जब ये इल्हाक जो है ये सिक्योर किया गया, इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों साइड्स ने जो है वो एग्री की, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया हो या जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ तो एसेशन उसमें सबसे अहम जो उसमें सबसे अहम जो है वो सोवरेन प्रॉमिस जो पार्लियामेंट ने आपको एक्ट के जरिए इनएक्ट करके, लॉ बना के, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना के कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ से अपने हिस्से का वादा जो है वो पूरा करने के लिए आपके सामने एक लॉ दे दिया, जिसके जरिए से कुछ हुकूक, देखिए मैं नहीं कहना चाहूंगा कि स्पेशल स्टेटस,
स्पेशल स्टेटस तब कहलाया जाएगा जब कश्मीरियों ने ये कहा हो कि ये स्टेटस सिर्फ और सिर्फ हमें मिलना चाहिए, अगर कोई और मांगे उसे ना मिले। आउट कश्मीरियों ऑफ ने ऐसा टर्न हो कभी गई। नहीं कहा है। राइट, या आउट हाँ ऑफ टर्न हो गई। एग्जैक्टली, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा। 1947 से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ अपने स्टेटस के लिए, अपने राइट्स के लिए एक स्टैंड लिए हुए हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर इसी तरह का स्टेटस महाराष्ट्र मांगती है उनको ना दिया जाए, अगर इसी तरह का स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश मांगती है उनको ना दिया जाए, गुजरात मांगती है ना दिया जाए। अगर फेडरल स्ट्रक्चर इतना ग्रो होता है हिंदुस्तान में, हर एक स्टेट अपने लिए 370 जैसा कोई अरेंजमेंट चाहता हो, जम्मू कश्मीर के लोग उसके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपने अरेंजमेंट के लिए जो है वो उसके लिए बॉदर्ड है। तो 370 हमारे राइट्स, हमारी आइडेंटिटी और हमारी रिलेशन विद यूनियन ऑफ इंडिया उसको डिफाइन करता है, उसको इनैक्ट करता था। और सबसे अहम बात जो है, मैं नहीं चाहता हूँ ये ज्यादा ये लेंथी हो जाए। सबसे बिल्कुल। अहम बात ये जो है, हाँ, सबसे अहम बात ये जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 370 का आर्टिकल है उसके जो सब क्लॉज है, 370 अभी भी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने राइट। 370 हटाया नहीं, उसको चेंज किया, अभी भी मौजूद है। उसके क्लॉज आप देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है अगर आपको 370 इन एनी केस हटाना है, उसको ये कहते हैं कि ये टेम्पररी था। चलिए इन्हीं के डिबेट के लिए मैं इन्हीं के इस नुक्ते निगाह से, नजरिया से मैं 2 मिनट के लिए इत्तेफाक करता हूँ, चलिए टेम्पररी था। मगर टेम्पररी एक्ट को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कंडीशंस रखी? ऐसे ही नहीं रखा था कि टेम्पररी जो है एक दिन उठा के फेंक दो डस्टबिन में, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको कहता है, सब क्लॉज आप देख लीजिए, अगर आपको 370 किसी जमाने में हटाना है तो आपको कंकरेंस लेनी है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, बिल्कुल। लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं। जो लास्ट टाइम यहाँ पे मौजूद थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, बिल्कुल, जिसको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट सत्यपाल असेंबली मलिक नहीं साहब थी। ने जो है डिसॉल्व कर दिया था। जिसने वो नहीं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, जो मैं जिसके वही हम मैं वही कह लेजिस्लेटर्स रहा हूँ ना, थे जो जो, लेजिस्लेटिव हाँ असेंबली एग्जैक्टली exactly, जिसको सत्यपाल मलिक ने, हाँ, उसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व कर पर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है जो 1950s में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बनाया था। बिल्कुल। और उसके बाद वो, हाँ, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी, देन द लेजिस्लेटिव असेंबली टुक ओवर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज कि अगर आपको ये रिमूव करना है तो यू हैव टू टेक द कंकरेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर विद देयर कंकरेंस, विद देयर रिकमेंडेशन, बिल्कुल। then the parliament of India can discuss and then I mean pass this law. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो छोड़ दीजिए, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली से भी नहीं पूछा गया, यहाँ किसी किस्म की असेंबली से नहीं पूछा गया। आपका एक मुलाजिम, गवर्नर एक मुलाजिम होता है होम मिनिस्ट्री का, हर एक स्टेट, वो होम मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो स्टेट का प्रेसिडेंट अपॉइंटी होता है। रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता ना। एब्सोल्युटली, हाँ, वो एक टेक्निकल फिर वो टर्मिनोलॉजी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटी होता है, बट टेक्निकली वो जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पे रिपोर्ट्स। अपॉइंट करते हैं विद द कंकरेंस ऑफ, विद, हाँ, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि वो यूनियन गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक स्टेट, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप इसी रियासत के बाशिंदे हैं, क्या अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उस जमाने के गवर्नर, क्या आपने इनको इलेक्ट किया है? नहीं, क्या ये आपकी इलेक्शन से आपका फैसला ले रहे हैं? नहीं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का अपॉइंटी है यहाँ पे। हाउ कैन ही डिसाइड योर फेट, एंड हाउ कैन ही act as a representative of the people of Jammu and Kashmir in place of a elected constituent assembly? Forget about the constituent assembly. इनको पहले constituent assembly बुलानी थी, फिर concurrence लेनी थी। चलिए मैं मानता हूं कि constituent assembly ना बुलाते, कम से कम legislative assembly से concurrence लेते। एक आदमी representative government of India का legislative assembly नहीं बिल्कुल। बन सकता है लोगों, और वो लीगैलिटी भी जो है, इतना बड़ा मसला जब। लीगैलिटी फॉलो नहीं करी गई। दैट इज बिकॉज वो माना लोगों ने कि लीगल वे से नहीं हुआ। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने अक्रॉस द पार्टी लाइन से हटकर बात करी है। मैं आपका बडगाम कन्वेंशन सुन रहा था, आपके कन्वेंशन में आपने बोला, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की जमात थी, इसको लोगों ने बनाया है, इस जमात से लोग निकले हैं, उन्होंने जमातें बिल्कुल, बनाई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, वाहिद वो जमात बिल्कुल, है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, बिल्कुल, जिसको लोगों ने बनाया है। और कहीं ना बिल्कुल। कहीं आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को जो, अगर हम तहरीक चलानी थी,
370 या 35A को लेकर, मनसूखी को लेकर, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी सबसे ज्यादा पावर में रही है और आपकी पार्टी ही लास्ट में फेल कर गई उस तहरीक को बढ़ाने में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बंद थे, आप इन जेल थे सारे, मतलब मोस्ट एक्स चीफ मिनिस्टर, यू आर आल्सो इन डिटेंशन एज वेल, बट कहीं ना कहीं आप फेल कर गए। आपकी पार्टी में बिलखसूस कहूं, आपकी पार्टी, आपको नहीं लगता कि फेल कर गई? देखिए, अगर आप मुझे पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स में खींचना चाहते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे रीजंस वहां से भी आएंगे। फिर मैं सियासी नुक्ते नजरिए से यहाँ से काउंटर पॉइंट बिल्कुल। दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि 2019 के बाद हम अपनी गलतियों को पाले, क्योंकि मेरे माजी में मुझसे वो गलती हुई है, इसलिए अब मुझसे वो गलती हुई है, मुझे वही गलती पालनी है। मैं नहीं चाहता हूँ मैं अपनी गलती को पालूं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ अपनी गलती से सीखूं और और फ्यूचर सुधार के करें। लिए हम कोर्स करेक्शन करें। अब और सिर्फ मैं एक दो बातें आपसे कहूंगा इतना कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशक पावर में रही है, मगर ये जो यहाँ पे एक मिथ है विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा भी नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजोरिटी ऑफ द टाइम पावर में रही है। आप 1947 से लेके और कहीं 2019 कहीं तक इल्जाम इल्जाम आप ये भी आप पे है कि आप, मतलब लोग कहते हैं कि आपके मतलब उमर साहब मंत्री रहे हैं सरकार में, अटल जी की सरकार में, ही वाज एमओएस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपके इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आप 1947 से लेके देखें अभी तक 2019 तक देखें, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है गैर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत यहाँ पे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बहुत कम रही है यहाँ पे। इन 70 सालों में शायद मेरे ख्याल से 24 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है। पर फिर भी मैं इस वक्त किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए ना सफाई देना चाहता हूँ, ना किसी पार्टी के लिए जो है, आई डोंट वांट टू बी एन एडवोकेट। मैं पिछले साल से सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए, जो हम पे आप बीती है ना इस वक्त, ये ये इसके जो नताइज जो है ना वो उन पे नहीं, ये कह के नहीं गुजरेगी। इसके नताइज नहीं आएंगे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, आप पीडीपी से वाबस्ता है, आप कांग्रेस से वाबस्ता है, आप हुर्रियत से वाबस्ता है, आप किस चीज से वाबस्ता है। इसके जो रिपरकशंस है, इसके जो नताइज है ना, वो कश्मीरियों पे है, हर एक कश्मीरी पे है। हर एक की गलतियां हुई है, आखिर में उसने फेल किया, इसने फेल किया, हम सब ने एक दूसरे को फेल किया। मैं फिर आर्गुमेंट में आऊंगा, फिर बीजेपी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट बननी नहीं चाहिए थी, अगर बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट बनती नहीं, ये सब होता नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त 2014 में अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर किया पीडीपी को। इतना भी कहा कि हम मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे, आप गवर्नमेंट करो, हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मगर करेंगे, बीजेपी के बिल्कुल। साथ आप गवर्नमेंट आजाद मत साहब भी बनाइए। बिल्कुल आए थे कि मैं मगर भी मैं, सपोर्ट कर हाँ, सकता हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगर यही करना है, अगर वही सियासत करनी है कि तुमने किया, उसने किया, मैंने किया, तो मैं ये कहूंगा कि इस सब की जो बुनियाद है वो 2014 में रखी गई। मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी भी उसी गलती में फंसे, मैं उनको उस गलती में फंसाऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस गलती में फंसाऊं, क्योंकि आपने वो गलती की है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बिल्कुल। वजह से हुआ नहीं। मैं चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, अगर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जो जम्मू कश्मीर के हुकूक के लिए, जिनके पास दर्द है, जो कश्मीरी है, जम्मू के बाशिंदे हैं, अगर वो गलती से सीख के अपना अपना फ्यूचर मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों का फ्यूचर बचाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो हमें इस वक्त लड़ना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूँ लड़ना, मैं नहीं कहता हूँ कि हमें खुदा ना खास्ता कोई वायलेंट होना है, हमें बिल्कुल नहीं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो वायलेंट है। लीगल नहीं, लड़ने का लीगल वे तरीका है, देयर इज अ जो है आपको लीगल वे टू एक्सप्रेस करना प्रोसीड ऑन। है। एब्सोल्युटली, हन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पीसफुल डेमोक्रेटिक, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप लड़ सकते हैं, बिल्कुल। अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हो। और मैं देता रहता हूँ, ये एग्जांपल देखता रहता हूँ, आप फार्मर्स की तरफ देख लीजिए, वो बिल्कुल। कैसे सिविलाइज तरीके से अपने लिए लड़ रहे हैं। तो हम सबको, इट डजंट मैटर कोई पॉलिटिशियन है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मुलाजिम है। मैं इतना तक कहता हूँ, मेरा तो गिला यहाँ के मुलाजिमों से भी है, मुलाजिमों से मेरी मुराद ऑफिसर हजरात जो है, उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमें अपने इस ऑफिस के बदले या इस पोजीशन के बदले हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इस सोचना चाहिए। शख्सियत को कैसे तो वापस हम जिंदा करे कहीं ना सबको कहीं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हाँ,
हाँ, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल है। वही मेरा पिछली बार आर्ग्यूमेंट था, जब मैं पिछली बार बडगाम वो स्पीच दे कन्वेंशन। रहा था जिसका आपने यस, बडगाम कन्वेंशन में जिसका आपने हवाला दिया। तो मेरा आर्ग्यूमेंट तब वही था, क्योंकि मैं अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, मेरे कोलीग्स भी थे वहां पे, पार्टी के वो बैठे हुए थे, पार्टी वर्कर्स के सामने बैठा था। मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए हमसे गलतियां हुई है, और क्योंकि इंसान है, होती रहती है, इंसान से गलतियां, मगर कोई एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें सच्ची में वी नीड टू, आई मीन, रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स। हमें रुक के सोचना पड़ता है कि क्या हमें कोई कोर्स करेक्शन करने की जरूरत तो नहीं है, क्या यहाँ पे हमारे किसी ऐसे तरीके की जरूरत नहीं है जिससे हम अपना फ्यूचर बचा सकते हैं, यानी हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बचा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका वजूद ही आया हुआ है एक तहरीक तहरीक से। ये जम्मू कश्मीर की के तशख़्ख़ुस के लिए, इनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद लड़ी गई, उसी से पैदा हुई एक जमात है, वही एक तहरीक। तो you need to go back to your roots. You need to identify yourself from what you have risen from. इस वक्त उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। इस वक्त इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है जो जिसके एम्स ये हो कि हमें मिनिस्टर बनना है, हमें गवर्नमेंट बनानी है, हमें सेक्रेटेरिएट में जाना है, हमें काउंसिल बनाना है, हमें पंचायतें बनानी है, हमें म्यूनसिपैलिटीज बनानी है। इस वक्त उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसी जरूरत इसी नहीं को है। लेकर इस मेरा वक्त उस इसी को लेकर मेरा सवाल है कि उमर साहब ने कहा था कि आई विल नॉट कंटेस्ट, मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इंतखाबात नहीं लड़ूंगा जब तक कि हमारी जो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 की वापसी नहीं होती है। लेकिन इस बीच पीएचडीडी बना, उसने अलायंस लड़ा, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो दौड़ चल रही थी, जो कहीं ना कहीं एक आवाज बन रही थी सिंगल हैंडली, जो एक सिंगल वॉइस बन रही थी, कहीं ना कहीं इस अलायंस ने, या अगर हम एमपीज की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपीज हैं, मसूदी साहब है, अकबर लोन साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद है जिन्होंने आपको सियासत में लाया है, तो आपको नहीं लगता कि इस सारे ने कहीं ना कहीं सिस्टम को वीक कर दिया? बिकॉज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मेन है। अगर हम पीएचडी देखें, वहां भी उनके ज्यादा मेंबर्स थे, उन्होंने ज्यादा कंटेस्ट किया, कैंडिडेट्स उनके ज्यादा थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। क्या तब के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनके एमपीज को, अगर हम दिल्ली से ही चले, फारूक अब्दुल्ला साहब अपने एमपीज के साथ रिजाइन करते, एक प्रोटेस्ट कॉल चली जाती, नंबर 1। नंबर 2, आप अलायंस यहां नहीं करते, आप नहीं लड़ते, आपने लोकल बॉडीज की इलेक्शन लड़ी, नंबर 2। और कहीं ना कहीं आपने रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 से हटकर आपने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करी। ये 3 चीजें जो मुख्य, अगर हम मेन बातें इनको कहें, इन्होंने ही मतलब खुद में ही आप कंट्रोवर्शियल बन गए। मैंने कुछ और कहा और बाहर कुछ और बाहर अंदर कुछ और कहा। तो आपको लगता है कि ये 3 चीजें खुद ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है? देखिए, आप मुझसे ऐसे सवाल पूछे कि एज इफ आई रिप्रेजेंट, या मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो बिल्कुल। इस वक्त हो रहा है 2019 से लेके अभी तक। मैं, जैसा कि आपने कहा, मैं खुद इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, और मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन है जो अभी तक हो रहा है, जो हुआ, इसी वजह से मैंने खुद जो है रिजाइन किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ स्पोक्सपर्सन स्पोक्स ऑफ पर्सन, नेशनल राइट। कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जो, हाँ, जो ये हो रहा है, मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, और मैं आपसे आई सर एम नॉट राही, इन मैं लाइन, मैं आपसे आई राही एम नॉट, पूछ रहा हूँ। लेट मी कंप्लीट, जी जी। मैं लेट मी कंप्लीट। आई सेड कि आई एम नॉट इन लाइन विद व्हाट इज हैपनिंग। राइट। मैं जो चाहता था वो सबके सामने है, मैं वो फिर से नहीं दोहराऊंगा, और जो हो रहा है वो उसके बरक्स है। मैं खुद इस चीज के साथ मुतफिक नहीं हूँ। मैं चाहता था पीएचडी जैसा कुछ आ जाए, मैं तो इसी के लिए लड़ रहा था, कोशिश कर रहा था, मगर पीएचडी की एम ही बदल गई, बिल्कुल। मकसद ही बदल गया। उसने बिल्कुल नुकसान किया, जो नहीं होना चाहिए था। मैंने तब भी कहा कि पीएचडी जिस ट्रैप में पड़ी, जब ये इलेक्शंस अनाउंस किए गए, इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए था। मैंने तो ये बात परसों कन्वेंशन में कलीग्स के सामने कही। अब अगर मैं एमपी होता, शायद इट्स हाइपोथेटिकल, अगर मैं एमपी होता, मैं डेफिनेटली रिजाइन करता। सिर्फ रिजाइन नहीं, जो वहां पे हमारे जितने भी एमपीज थे वहां पे, जो उन्होंने वहां पे किया, वो दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। मैं समझता हूँ उनके पास इतना वोटिंग पावर नहीं था, उनके कुछ 2-3 वोट्स थे, उससे बदलने वाला कुछ नहीं था, वहां से ब्रूट मेजोरिटी थी। मगर एज अ रिप्रेजेंटेशन, टू रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट, द वे, it was not represented.
आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अगर मैं होता, मैं रिजाइन किया होता कब का, और मैंने वैसे रिप्रेजेंट नहीं किया होता जैसे मिस रिप्रेजेंट हुआ या अंडर रिप्रेजेंट हुआ। तो मैं खुद इन चीजों के साथ मुतफिक नहीं हूँ। जैसे ये सब डिस्कोर्स हो रहा है, हर एक पॉलिटिशियन ने, जैसे यहाँ पे बशमूल मेरी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे ये एक नैरेटिव जिसको डेवलप करना था, जिसको बनाना था, जो डिस्कोर्स बनाना था पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370, वैसा नहीं हुआ, उसके बरक्स हुआ। ये फिर दे केम शॉर्ट, दे फेल शॉर्ट, और इनके सामने पंचायतें रखी गई, they fell to the trap। इनके सामने डीडीसीज रखी गई, they fell to the trap। हमारे हमारे सामने जो चैलेंज है ना, वो किसी भी पंचायत से, किसी भी लोकल बॉडी से, म्युनिसिपैलिटी से, किसी भी, आई विल गो टू द एक्सटेंट, किसी भी असेंबली से भी बहुत बड़ा है। इनके सामने असेंबली, पंचायतें वगैरह ये कुछ नहीं है, हमारे सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। सो आई एग्री विद यू, जो डिस्कोर्स होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा है। यही तो मेरी जो है नाराजगी आप कहिए या जो भी कहिए, इसीलिए तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल है कि आप खुद एक मतलब मिनिस्टर रहे हैं, आप सरकार में रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि मतलब डेवलपमेंट नहीं होती थी। अगर हम देखिए इसको, एक तो स्टेट आपने मतलब छीन, मतलब आर्टिकल 370 आपने छीन लिया, जो हमारा एसेशन था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद आपने स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। लद्दाख इज नाउ विदाउट लेजिस्लेशन एंड जम्मू कश्मीर इज विद लेजिस्लेशन। लेकिन आपको मतलब एक मिनिस्टर होने के नाते आपने पूरा सरकारी तंत्र देखा है, सरकार की जो कामकाज होते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लद्दाख को अलग रखा जाता था डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है? अगर आप और आप जैसे दोस्त जो है ना, इसके लिए मैं नहीं कहूंगा काउंटर करने के लिए, बल्कि एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल एक व्यू पॉइंट देने, हकीक फैक्ट चेक करने के लिए, अगर आप बिल्कुल। कभी एक सर्वे करते ना, लद्दाख जाके, जम्मू जाके, और मुझे लगता है आप इससे इत्तेफाक करेंगे, जो इंसर्जेंसी रही ना यहाँ पे 88 89 से लेके, जो इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है, और 90s में और 90s के बाद बहुत ज्यादा उस वक्त उरूज पे थी। मैं नहीं कहूंगा कि वो नाजायज फायदा उठाया उन रीजन से, बट नेचुरली वो होना ही था। एक नेचुरल, मैं नहीं कहूंगा फायदा, बट एक बेनिफिट मिला लद्दाख को भी, जम्मू को भी, डेवलपमेंट के हवाले से, और मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से। आप इवन देखिए इवन आजाद साहब क्लैरिफाइड इन द कश्मीर, राज्यसभा की जम्मू कश्मीर और उन्होंने गुजरात का कंपैरिजन किया। शायद आपने वो स्पीच उनकी देखी हो मैं राज्यसभा यहाँ में। पे आने वाला था। हाँ, मैं यहाँ पे आने वाला था। आप ले करगिल जाइए, कितना डेवलप हुआ है कंपेयर टू श्रीनगर, अदर पार्ट्स ऑफ कश्मीर। आप जम्मू देखिए, यू विल फाइंड जम्मू बेटर, एंड दैट शुड बी, जम्मू शुड बी डेवलप। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर ये कहना कि जम्मू वाज लेस डेवलप्ड एंड लद्दाख वाज इग्नोर्ड, ये सरासर झूठ है। इसका हकीकत, इस फैक्ट चेक ये है, अगर आप करना चाहें, टूरिज्म में भी लद्दाख ने इन हालात का, जो कश्मीर में हालात है, इसका फायदा उठाया, और लद्दाख बिल्कुल। में बूस्ट हुआ, टूरिज्म बूस्ट हुआ। डेवलपमेंट का फायदा जम्मू ने भी उठाया और लद्दाख में ने भी उठाया। और वन मोर थिंग, जैसा कि आपने कहा, आजाद साहब ने उस वक्त गुजरात के बारे में बताया, सिर्फ गुजरात नहीं, आप कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, नहीं, मैं कंपैरिजन की वो बात, क्योंकि हेल्थ केयर प्रधानमंत्री का इंडेक्स जो हो, वजीर आजम एजुकेशन, आते हैं वो गुजरात हाँ, से ही आते मैं हैं। वही कह रहा था, मैं गुजरात वही मॉडल को जो है हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हेल्थ केयर का, एजुकेशन सेक्टर का, आप मल्टीपल जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना, जिससे आप डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट जो है उसको गॉज कर सकते हैं, आप इंडेक्सेस उठा लीजिए 2019 से पहले के सारे इंडेक्स, यू विल फाइंड जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमंग द बेस्ट 5-7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल। बहुत सारे इंडेक्सेस में। और बहुत सारे इंडेक्सेस में यू विल फाइंड जम्मू एंड कश्मीर डूइंग बेटर देन गुजरात। गुजरात तो इट्स अ मिथ, ये तो हवा है, ये गुजरात एक कोई डेवलपमेंटल मॉडल है ही नहीं। गुजरात इज नोवेयर क्लोज टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप इंडेक्सेस उठा ले। और तो हम इस एक वक्त क्योंकि और हम वक्त एक नहीं है, मॉडल और विदाउट आपने एनी मॉडल अगर हमने कहा इतना होता है, कुछ विदाउट एनी मॉडल हमने इतना कुछ आई थिंक डिस्टर्ब एब्सोल्युटली स्टेट रही है कश्मीर। एब्सोल्युटली जम्मू कश्मीर इज मच डिस्टर्ब स्टेट। उसके एब्सोल्युटली बावजूद हमने विदाउट मॉडल काम किया है। एब्सोल्युटली। और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो यहाँ पे सबसे बड़े झूठ बताए गए एब्रोगेशन के दौरान, एंड इलीगल एब्रोगेशन के दौरान, कि यहाँ पे जेंडर जो है इनइक्वालिटी थी एजुकेशन में, राइट्स में वगैरह में। मैं आपसे 2-3 एग्जांपल्स दूंगा।
न सिर्फ डेवलपमेंट में बल्कि लेजिस्लेशन में, लॉ मेकिंग में जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन द पायनियर ऑफ सर्टेन लॉज। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिल्कुल हिंदुस्तान में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में कंसीव किया गया और इनैक्ट किया। ये दिस लॉ हैज बीन पायलटेड बाय द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, एक्ट ये बिल्कुल। जम्मू कश्मीर का दिया हुआ है। आपके पास लोकपाल बिल पे कितनी लड़ाई हुई और कितना बिल्कुल बड़ा और लास्ट में कुछ हुआ नहीं। एक बिल्कुल इशू बना, है ना। उससे पहले का आप देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी एक्ट है आपके पास, विच इज इक्वलेंट टू लोकपाल एक्ट। ये कोई बोलता नहीं है। एंड राइट टू एजुकेशन इज वेरी रिसेंट इन रेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल एंड इट इज डिकेड्स ओल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिकेड्स ओल्ड। यहाँ पे राइट्स टू एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने कब का एनेक्ट किया हुआ था एंड लॉ बनाया हुआ था। सो जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग, बिल्कुल। लेजिस्लेशन, शोइंग द प्राइवेट नेशन प्राइवेट अ वे इन्वेस्टमेंट को फॉर कहीं ना डेवलपमेंट। कहीं बीजेपी का ये भी था, डेवलपमेंट को क्लॉज देखे ना, जब आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख किया गया कि डेवलपमेंट आएगी, विकास होगा, तरक्की होगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। जी उस चीज को आप कैसे देखते हो? क्योंकि काफी, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, वहां परमिट लेना पड़ता है। इन आंध्र प्रदेश, इन अरुणाचल प्रदेश या बाकी स्टेट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंट लॉज है, एक इनर लाइन परमिट होती है। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर एक काफी डिबेट किया गया कि विकास होगा, जॉब्स आएंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस आएगा। एक बिल्कुल एक मॉडल क्रिएट किया गया, डेवलपमेंटल मॉडल, अगर मैं इसको गलत टर्म ना दूं, डेवलपमेंटल मॉडल क्रिएट किया गया। लेकिन तब से लेके अब तक आपके हिसाब से, क्योंकि आप मिनिस्टर रह चुके हैं सर, आप पॉलिसी मेकिंग में रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में रहे हैं सरकार में, भले तब हालत कुछ और थी, अब कुछ और है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज को कैसे देखोगे? आपके डेवलपमेंट का जो मॉडल उन्होंने पेश किया पूरे दुनिया के सामने कि अगर हम यहाँ से इसको यहाँ ले रहे हैं, फलानी जगह से इसको फलानी जगह ले रहे हैं, इस लाइन से इसको यहाँ लाइन दे रहे हैं, इसलिए लाइन दे रहे हैं। देखिए, आपको पता है इस एब्रोगेशन में सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है? इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस एब्रोगेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक वन साइडेड नैरेटिव चलाया गया, और वो भी सिर्फ झूठ पे चलाया गया। सिर्फ और सिर्फ झूठ का नैरेटिव चलाया गया, और वन साइडेड, दूसरे साइड का नैरेटिव चलाने ही नहीं दिया गया। देखिए, 370 हटाने से पहले कोई असेंबली में डिबेट हुआ? नहीं, कोई असेंबली बुलाई गई? नहीं। कोई पार्लियामेंट में डिबेट हुआ? नहीं। उसके बाद 1 साल तक आपके फोन बंद थे, आपके कम्युनिकेशन लॉकडाउन नेट था। बिल्कुल कम्युनिकेशन। तो इस साइड का नैरेटिव कभी चलाने ही नहीं दिया गया, और एक साइड का नैरेटिव फोर्स किया गया, और वो भी सिर्फ झूठ पे। सिर्फ मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, ये कहते हैं कि 370 रुकावट थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, 370 जम्मू एंड कश्मीर में थी, था ये लॉ। बाकी स्टेट्स में तो 370 नहीं है। वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं जाती है? अब यूपी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं जाती है? मध्य प्रदेश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं जाती है? बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं जाती है? तो ये रुकावट वहां पे क्यों है? ये मिथ है। 370 कभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए रुकावट नहीं थी। 370, आप कोई यहाँ पे कोई भी प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट करना चाहती हो या चाहती थी, उनको 99 ईयर्स लीज जो है उनको दिया जाता था। उसके लिए उनको फैसिलिटेट किया जाता था। और अगर आप इस पे फिर से एक फैक्ट चेक करें ना, आप और आप जैसे दोस्त फैक्ट चेक करें ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी और जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी रिकॉर्ड्स निकाले। 89 तक जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द हब्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन द एंटायर नेशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में भी थी, मैन्युफैक्चरिंग में थी, और टूरिज्म में भी। यहाँ पे हजारों किस्म के आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स मिलती, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करती थी, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में, सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए रुकावट 370 नहीं, यहाँ के हालात थे। यहाँ पे जो इंसर्जेंसी बिल्कुल 1989 से जो यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, जो हालात है यहाँ पे, ये रुकावट है प्राइवेट। इन हालात में यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, नहीं करना। जब तक इंसर्जेंसी यहाँ पे नहीं थी, तब तक यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आके काम करते थे। फिर हम किसी इसको चीज ने ऐसे उनको फिर हम रोका इसको नहीं। ऐसे देखें कि एटमॉस्फेयर पीसफुल नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, पीसफुल स्टेबिलिटी नहीं थी। एब्सोल्युटली,
Absolutely, absence of दिस इज द peace एक्चुअल वर्ड कि पीसफुल is स्टेबिलिटी के कारण वाज द बिगेस्ट हॉल्ट, कि सबसे बड़ी रुकावट थी कि यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स आते। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बार-बार यही कहा है, अगर आप स्टेटमेंट्स निकाले, इवन मैं उमर साहब के बारे में भी कहूँगा, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सोनिया गांधी का यहाँ पे उस वक़्त मनमोहन सिंह जी भी थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका यहाँ पे दौरा हुआ। डेट मुझे याद नहीं है, उन्होंने ये कहा, उनको स्पीच में कहा, ये फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, ये कमर्शियल इश्यू नहीं है, ये बिल्कुल पैसों का इश्यू नहीं है कश्मीर का, ये पॉलिटिकल इश्यू है। जो आप है, बिल्कुल कितने भी यहाँ पे पैसे दे दीजिए, ये पैसे देने से ये मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चूंकि पीस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है कंड्यूसिव काम नहीं हो एटमॉस्फेयर नहीं पा है रहा है चीजों को रन इश्यूज। करने के लिए। हाँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इशू को एड्रेस कीजिए। जब आप पॉलिटिकल इशू को एड्रेस करेंगे, पीस यहाँ पे वापस आएगा, तो यहाँ पे कॉमर्स भी बूस्ट होगा, यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। ये कमर्शियल इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, पीस, ये पॉलिटिकल इशू है। तो ये जो झूठ है ना, ये जो कहा जा रहा है, 370 ना रुकावट थी, ना रुकावट है, ना रुकावट हो सकती थी। 370 से पहले, 1989 से पहले यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती थी। अब इंसर्जेंसी के दौरान, इन हालात के भी दौरान, हाँ, जितने भी प्राइवेट, आप कौन सा, आप मुझे बताइए, आप कौन सा सेल्युलर नेटवर्क यूज करते हैं? जियो। मैं आपसे, आदिल भाई, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कौन सा मैं सेल्युलर जियो का, नेटवर्क जियो यूज का करते सर, जियो का। हैं? जियो का। जियो, मुझे लास्ट आई चेक, ये किसी कश्मीरी का नहीं है बिल्कुल ये मुकेश अंबानी साहब की ये। नेटवर्क है। एंड लास्ट आई चेक, ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद नहीं आया, उससे पहले आया था। बिल्कुल मेरी आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। दिस इज वन सिंपल एग्जांपल। Yes, and 370 के I हटने took से this. पहले I भी took यहाँ this पे, sim. I am using this from, and there was an then 2016 was a turmoil year as well. और उस इस बीच में ही मैंने सिम लाई है, तो एब्सोल्युटली। in that atmosphere as well I got the sim. चलिए सो last question, but not the least, but दिस not इज the least दिस इज because रेडी बिल्कुल रेडीमेड। यस। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सर टू यू। इस सारे हालात को देखकर आगा रहुल्ला मेहदी ने एक लाइन खींची है कि मैं जी इसके साथ स्टैंड करता हूं। अगर हम बाकी पार्टीज को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की क्या लाइन है या पीडीपी की क्या लाइन है, खैर अलग बात है। आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल बी डूइंग, लाइक आप क्या करेंगे अगर आपको एक नौजवान देख रहा है, वो कहता है कि मैं आर्टिकल 370 या 35A को मैं वापस लाऊंगा, आगा रहुल्ला मेहदी साहब उनको क्या विजन देंगे, क्या आपके हिसाब से मेन चीज आप मतलब आप देखो कि आप क्या कर सकते हो अब इसके लिए? देखिए, फॉर द मोमेंट, मैं, एज आई सेड इन द लास्ट कन्वेंशन ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। यू एग्री कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इट हैज टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू स्ट्रगल फॉर योर राइट। And that's why I told my party, what better than our own organization, if we realize that we need to take this responsibility. इस पार्टी ने ये काम किया हुआ है, लोगों को उम्मीदें है इस पार्टी से, नाराज भी है, बुरा भला भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी इन्हीं से थी, और वो एक्सपेक्टेशंस शायद पूरी नहीं हुई। चलिए, जो हमसे गलतियां हुई वो हुई, मगर इस वक्त जो है ना, हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, एज एन, नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रैलिंग फोर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जब तक कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये तहरीक जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, रीडेवलप करे खुद को फिर से उस तहरीक के हिसाब से, जिसकी जिसकी जरूरत है इस वक्त लोगों को। If a day comes, I'm completely, I mean, disappointed. And for God forbid, if a day comes, I'm completely disappointed, I will decide that day. मगर इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ, यू विल एग्री, क्यों मैं अकेले कुछ नहीं करना क्या कर सकता हूँ, अभी आप और मैं नेशनल अकेले कुछ कॉन्फ्रेंस नहीं पे करना रहेंगे? चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी है, इसमें इतना इतने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, इतने साल इन्वेस्ट किए हैं, इतने साल गुजारे हैं। एंड वन थिंग इज देयर कि इट्स अ कार्डर बेस्ड पार्टी, इट इज अ पार्टी टू विच द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिफाई। तो मैं चाहूंगा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे।
You can call me a person who is trying to knock the door. I will try to knock the door until if in case, until I'm disappointed or I get the final answer. उस वक्त मैं कोई कॉल लूंगा, बट इस वक्त आप मुझसे एग्री करेंगे कि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही मैं बात। अकेले कुछ नहीं कर सकता। राइट। और आई डू नॉट बिलीव इन डिवीजन। देखिए, एक पार्टी बनाना, वो पार्टी बनाना, ये पार्टी बनाना, इसमें से बंदे निकालना, उसमें से बंदे निकालना, यू एग्री विद मी, इसी ने जम्मू कश्मीर के हाल को इतना खराब किया जो हम आज देख रहे हैं। क्योंकि हम में इतना डिवीजन हुआ कि हम एक दूसरे से लड़ते लड़ते देख ही नहीं पाए कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, और बाहर से आने वाले हमले को हम रोक भी नहीं पाए। तो आई डू नॉट बिलीव इन डिवाइडिंग द forces. I do not believe in dividing the people of Jammu and Kashmir. I want we all of us to organize a united and combined effort to struggle for our rights. थैंक यू सो मच सर। इट्स लाइक एन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। अच्छी मीनिंगफुल हेल्दी डायलॉग थी। हम चाहेंगे कि फिर से एक बार आपके पास आए और इस कन्वर्सेशन को आगे ले। Sure, इंशाल्लाह आने वाले वक्त को लेकर मैं आपसे फिर से मिलूंगा, Thank you. और एक नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को लेकर या नए टॉपिक को लेकर मैं आपसे बिल्कुल एक बार जरूर मिलूंगा। मेरी चैनल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। और अल्लाह, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और आपको भी मैं कहूंगा कि आप भी प्रोटोकॉल्स का पूरा एहतियात रखें, ख्याल रखें। और आपके जरिए देखने वाले दोस्तों को से भी गुजारिश करूंगा कि इस बहुत जो तेजी से बढ़ रहा है ये पैंडेमिक, इसमें प्लीज अपना ख्याल रखें, और अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।